नमस्कार, मी प्रशांत कदम. महाराष्ट्र सध्या अशोक थोरात या विकृत भोंदू बाबाच्या कहाण्या ऐकण्यामध्ये व्यस्त आहे. पण सोबतच राष्ट्रीय पातळीवरती काही महत्त्वाच्या घडामोडी घडत आहेत आणि या संदर्भामध्ये देशाच्या संसदेमध्ये जी 3 भाषणं झाली ती तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठीचा हा व्हिडिओ आहे. 3ही भाषणं वेगवेगळ्या विषयांवरची जरी असली तरी हे 3ही विषय सध्याच्या काळामध्ये महत्त्वाचे आहेत. 31 मार्च 2026 ही या देशातून नक्षलवाद हद्दपार करण्याची डेडलाईन असेल असं विधान गेल्या दीड वर्षांपासून गृहमंत्री अमित शहा करत आलेले आहेत. आणि अर्थातच ही डेडलाईन पुढच्या 12 तासांमध्ये संपते आणि त्यानिमित्तानं लोकसभेमध्ये कलम 193च्या अंतर्गत एक चर्चा घडवण्यात आली. त्या चर्चेमध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांनी या संपूर्ण समस्येबद्दलचे जे मूलभूत प्रश्न उपस्थित केलेले आहेत ते आवर्जून ऐकण्यासारखे आहेत. सोबतच याच अधिवेशनामध्ये सरकार एक वादग्रस्त विधेयक मंजूर करतंय. ते विधेयक आहे CAPF बिल, म्हणजे सेंट्रल ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह पोलीस फोर्स बिल. आता या CAPFच्या अंतर्गत वेगवेगळ्या संघटना येतात, जसं की एकूण 7 संघटना आहेत. आसाम रायफल, BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP आणि NSG. आणि या CAPFमध्ये वरिष्ठ पदावरची जी सगळी नियुक्ती आहे ती केवळ IPS याच कॅटेगरीमधून होते आणि सरकार ती वारंवार म्हणजे कोर्टाच्या आदेशाचं उल्लंघन करून सुद्धा करतंय. याच्या संदर्भात देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने एक आदेश दिलेला होता आणि सांगितलेलं होतं की CAPFमध्ये प्रत्येक वेळी IPS अधिकारीच असले पाहिजेत, असं काही नियम नाही आहे. या सेवेमध्ये जे लोक नोकरी करतायत त्यांचं मोराल तुम्ही डाऊन करू नका. पण कोर्टानं आदेश दिल्यानंतर सुद्धा हा आदेश बदलण्यासाठी सरकारनं शेवटी एक विधेयक आणलेलं आहे आणि त्या विधेयकाच्या अंतर्गत पुन्हा एकदा IPS डॉमिनन्स जो आहे तो CAPFमध्ये कायम ठेवला जाणार आहे. त्याच्या संदर्भात आम आदमी पक्षाचे संजय सिंग यांनी जे राज्यसभेत भाषण केलेलं आहे ते या मोदी सरकारच्या सगळ्या गोष्टींची थेट चिरफाड करणारं आहे. आणि जाता जाता बजेटवरती चर्चा होत असताना काँग्रेसचे इम्रान प्रतापगडी यांनी ज्या शब्दांमध्ये सरकारला धारेवर धरलं ते शब्दसुद्धा ऐकण्यासारखे आहेत. सुरुवात करूयात इम्रान प्रतापगडी यांच्याच या भाषणापासून. आणि अजिबात चुकवू नये तशी ही भाषणं आहेत, त्यामुळं पूर्ण ऐका आणि त्याबद्दलची तुमची कमेंट जी आहे ती सुद्धा नक्की कळवा. हाँ बोले. धन्यवाद सभापति महोदय. मैं रूरल डेवलपमेंट पर अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं. कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती. हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती. रात बस रात ही होती तो कोई बात नहीं, उसका आकार मगर दूना नजर आता है. जितने चमकीले सितारे थे वो सब डूब चुके, सारा आकाश बड़ा सूना नजर आता है. बुलबुलें खुश थी उम्मीदों के तराने गाए, लेके पतझड़ से बहारों को चमन सौंप दिया. अब तो मासूम गुलाबों की ये घायल खुशबू शीश धुनती है कि खारों को चमन सौंप दिया. तुमने क्या काम किया उनके अभावों के लिए, जिनकी मेहनत से तुम्हें तख्त मिला, ताज मिला. उनके सपनों के जनाजों में तो शामिल होते, जिनके चुप रहने की वजह से तुम्हें राज मिला. उदय प्रताप जी ने बहुत शानदार ये कविता कही है कि कवि की आवाज बगावत पे उतर आई है. दल के दलदल से हमें कोई सरोकार नहीं. तुमने इस देश की तस्वीर बिगाड़ी ऐसे, जैसे इस देश की मिट्टी से तुम्हें प्यार नहीं. वरना अंजाम वही होगा जो पहले भी हुआ. कुर्सी तो कुर्सी है, निगाहों से उतर जाओगे. मौत आनी है जब आएगी तुम्हारी खातिर, मौत से पहले बहुत पहले ही मर जाओगे. मैं माननीय मंत्री जी यहां पर मौजूद हैं. रूरल डेवलपमेंट के मंत्रालय के बजट पर चर्चा हो रही है. चाहे मनरेगा हो, चाहे किसान हो, सारा इससे जुड़ा वर्ग परेशान है. मजदूरों की स्थिति ऐसी है कि आप मनरेगा को प्रोत्साहित करने के बजाय मनरेगा को समाप्त करने की कोशिशों में लगे हुए.
सच बात यह है कि राज्यों पर भार डाल करके आप मनरेगा खत्म कर देना चाहते हैं और उसके लिए आपने नाम लिया है कि आप उसका नाम बदल करके बिग्राम जी करके उसके पीछे आप इसको छुपा लेंगे। गांवों में सड़कों की स्थिति खस्ता हाल है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो। गांवों में सड़कों की स्थिति ऐसी है कि किसी गर्भवती महिला को अगर अस्पताल ले जाना हो तो सड़कें ऐसी हैं कि उन पे चलने वाले वाहन शायद अस्पताल तक महिलाएं पहुंच भी नहीं पाती हैं, उनका प्रसव रास्ते में ही हो जाता है। महोदय, गांव में हालत यह है कि किसान आपके सामने सरकार के सामने लगातार अपनी मांगे लेकर के खड़ा रहा, लेकिन इस सरकार ने दिल्ली के रास्ते की तरफ कूच करने वाले किसानों की राह में फूल नहीं बिछाए बल्कि कीलें बिछाई। महोदय, आज पूरा देश इस संसद को देख रहा होगा। पूरे देश की सीमाओं पर 15,000 किलोमीटर भारत की सीमा को सुरक्षा करने वाले हमारे जवान, हमारे अधिकारी आज हमारी इस डिबेट को सुन रहे होंगे और वो देख रहे होंगे कि किस तरह से मोदी जी की सरकार उन जवानों के साथ, उन अधिकारियों के साथ जो अपने प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा करते हैं, उनके साथ अन्याय करने जा रही है, घोर पाप करने जा रही है। इसलिए महोदय, मैं इस बिल के विरोध में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। एक फिल्म आई थी बॉर्डर, उस फिल्म का गाना था, संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे। हम तो पार्लियामेंट का सेशन खत्म होता है घर जाते हैं, लेकिन हमारे वो जवान जो सीमाओं की रक्षा करते हैं वो घर नहीं जा पाते। दिवाली हो, होली हो, तमाम त्योहार हो, शादी हो, ब्याह हो, चाहते हुए भी अपने घर नहीं जा पाते। महोदय, देश की 15,000 किलोमीटर की सीमा की सुरक्षा ये सीएपीएफ के जवान और अधिकारी करते हैं। और मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या उनकी मौत को आप शहीद का दर्जा भी देने को तैयार नहीं है? शर्म नहीं आती आपको? आप हमारे जवान जो शहीद होते हैं सीएपीएफ के, बीएसएफ के, एसएसबी के, सीआईएसएफ के, सीआरपीएफ के, आईटीबीपी के, उनको शहीद का दर्जा भी नहीं देते। सीआरपीएफ के 40 जवान पुलवामा में शहीद हुए, उनके नाम पर घूम घूम कर पूरे देश में प्रधानमंत्री ने वोट तो मांगा, लेकिन उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया। कितना बड़ा गुनाह आप उनके साथ कर रहे हैं। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 50 वर्षों में एक दो नहीं, तमाम कमेटियों ने सीएपीएफ के अधिकारियों के पक्ष में रिपोर्ट दिया, रिकमेंडेशंस दिया, सरकार से अनुरोध किया कि उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। और यह अधिकार क्या है महोदय? 2025 मई का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है जो कहता है कैडर रिव्यू विद इन 6 months, स्लोली रिड्यूस द डेपुटेशन ऑफ आईपीएस ऑफिसर्स विद इन 2 years। ये सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, कोई हमारे घर से निकला हुआ निर्णय नहीं मान्यवर। और ये सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय महोदय ये लोग बदल रहे हैं, ये पूरा देश आज देख रहा है इनको। इसके पीछे कारण क्या है? वो कहते हैं कि पे लेवल 10 पे गजेटेड ऑफिसर्स के रूप में आईपीएस भी भरते हैं, यूपीएससी का एग्जाम पास करते हैं, और जो सीएपीएफ के अधिकारी हैं वो भी पास करते हैं। इसके आधार पे निर्णय आया। और 6 जो अलग अलग कमेटियों की रिपोर्ट आई, 1970 में एलपी सिंह जो सेक्रेटरी एमएचए थे, उन्होंने कहा फाइंडिंग एवेन्यूज ऑफ प्रमोशन फॉर ऑफिसर्स ऑफ द आईपीएस कैन नॉट बी द ओवरराइडिंग objective. It would be very harmful to the morale of the force if in our anxiety to put IPS officers as commandants, we were to deny promotion to experienced
officers who have worked hard and proved themselves. फिर दूसरी रिपोर्ट आई 66 से 77 में KF रुस्तम जी की फर्स्ट डायरेक्टर जनरल BSF। तीसरी रिपोर्ट आई VG कानेतकर की 1966 में। फिर चौथी रिपोर्ट आई 2008 में IMM अहमदाबाद की। फिर पांचवी रिपोर्ट आई 2015 में 7th पे कमीशन की। और दो महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई, मुझे लगता है चिदम्बरम साहब यहां नहीं बैठे होंगे, एक चिदम्बरम साहब की कमेटी की रिपोर्ट आई और एक एस्टीमेट कमेटी को चेयर कर रहे थे आपके आदरणीय पुरोधा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी जी। उनकी रिपोर्ट थी कि सीएपीएफ के अधिकारियों को प्रमोशन का वैसा ही मौका मिलना चाहिए जैसा कि आईपीएस अधिकारियों को मिलता है। ये मुरली मनोहर जोशी और पी चिदम्बरम जी की रिपोर्ट है। वो गृह मंत्री रह चुके हैं भारत सरकार के। इसके अलावा अब मैं इनकी शहादत के बारे में बताना चाहता हूं। उनकी संख्या जवानों की और अधिकारियों की 11 लाख है। सीआरपीएफ 3,13,678, बीएसएफ 2,92,000, सीआईएसएफ 1,60,000, आईटीबीपी 89,000, एसएसबी 97,000। ये इनकी संख्या है पूरे देश में। महोदया, इनकी शहादत जो हुई है आपको जानना चाहिए, पूरे देश को जानना चाहिए कितनी बड़ी शहादत है इनकी। सीआरपीएफ के 62 जवानों ने अब तक अपनी शहादत 62 अधिकारियों ने अब तक अपनी शहादत दी है और सभी रैंक के अधिकारियों और जवानों को मिला दिया जाए तो 2290 अधिकारियों और जवानों ने अपनी शहादत दी है। बीएसएफ के 85 अधिकारियों ने अब तक अपनी शहादत दी है और 2014 सभी रैंक के अधिकारी और जवानों ने अपनी शहादत दी है। सीआईएसएफ के एक अधिकारी ने अपनी शहादत दी है और 126 सभी रैंक के जवान और अधिकारियों ने अब तक अपनी शहादत दी है। आईटीबीपी के 13 अधिकारियों ने अब तक अपनी शहादत दी है और 182 सभी रैंक के अधिकारी और जवानों ने अब तक अपनी शहादत दी है। एसएसबी के 5 अधिकारियों ने अब तक अपनी शहादत दी है और सभी रैंक को मिला लिया जाए तो 51 अधिकारियों ने और जवानों ने अब तक अपनी शहादत दी। वीर गति को प्राप्त हुए, उनको तो शहीद आप मानते भी नहीं हैं। महोदया, मैं कुछ बड़े हमले जो देश में हुए उसको बता के, जब 2001 में भारत की संसद पे हमला हुआ, यह संसद अगर सुरक्षित है तो हमारे उन्हीं सीएपीएफ के जवानों की बदौलत सुरक्षित है। 9 जवानों ने अपनी शहादत दी। मुंबई अटैक में 160 जवान और लोग अपनी शहादत दी। कश्मीर में 2014 में 20 जवानों ने अपनी शहादत दी। 2014 में वेस्ट बंगाल के एक्सप्लोजन में 2 जवानों ने अपनी शहादत दी। 2015 में 10 पुलिस फोर्स के लोगों ने अपनी शहादत दी। पठानकोट में 7 जवानों ने अपनी शहादत दी। 2016 में उड़ी अटैक में 19 जवानों ने अपनी शहादत दी। अमरनाथ के अटैक पे 7 जवानों ने अपनी शहादत दी। सुकमा अटैक में 9 सीआरपीएफ के जवानों ने अपनी शहादत दी और 2019 में 40 सीआरपीएफ के जवानों ने अपनी शहादत दी। पूरे देश में उनके नाम पे आपने वोट मांगा, लेकिन उनको शहीद का दर्जा आज तक नहीं दिया। महोदया, कब से इनका मामला चल रहा है और कितना खेल आपने किया इनके साथ? आप देखिए, 2010 में सीआरपीएफ के एक असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती होती है, 15 साल में कोई प्रमोशन नहीं। बीएसएफ के एक जवान की असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती होती है, 13 साल में कोई प्रमोशन नहीं। और एक आईपीएस अधिकारी की 2012 में भर्ती होती है, 13 साल में 4 प्रमोशन उसको मिलते हैं। हम आईपीएस के प्रमोशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन सीएपीएफ के अधिकारियों को प्रमोशन क्यों नहीं, ये तो कम से कम आपको बताना पड़ेगा। इसी प्रकार से डिप्टी कमांडेंट पे 18 साल में 1 प्रमोशन बीएसएफ सीआरपीएफ को और 20 साल में 1 प्रमोशन बीएसएफ को, और आईपीएस अधिकारी को आईजी रैंक पे 19 साल में 5 प्रमोशन मिलकर आईजी वो बन जाते हैं। इसी प्रकार से 2003 में सेकंड इन कमांडेंट पे पहुंचता है एक सीआरपीएफ का अधिकारी और बीएसएफ 1997 में सेकंड इन कमांडेंट बनते हैं
1997 बेंच के अधिकारी और एडिशनल डायरेक्टर जनरल 1998 का आईपीएस बन जाता है। अब इनकी दशा क्या है मान्यवर, जो आपने इनके साथ किया, कैसे कैसे किया, यही अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। कब से ये लोग कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं? 2012 में इन्होंने हाई कोर्ट दिल्ली में एक रिट पिटीशन दाखिल किया। फिर 2015 में इनको दिल्ली हाई कोर्ट से इनके पक्ष में आदेश आया। 16 में फिर आप इनके खिलाफ चले गए। फिर फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने आपके आदेश, आपकी एसएलपी को रिजेक्ट किया। फिर 2 अप्रैल 2019 में फिर इनके पक्ष में आदेश आया। फिर 3 जुलाई 2019 को, सबसे महत्वपूर्ण यह है महोदया, 3 जुलाई 2019 को मेरे ख्याल से 2 कैबिनेट मंत्री तो हैं, वो जरूर रहे होंगे उस कैबिनेट में, कैबिनेट ने पास किया महोदया, इसी सरकार के कैबिनेट में। क्या लिखा है इसमें? दिस वुड रिजल्ट इन ग्रांट ऑफ NFFU to eligible Group A executive cadre officers of CAPF. The decision would also benefit Group A executive cadre officers of CAPF for availing the benefit of NFSG at an enhanced rate of 30% as per guidelines. ये आपके कैबिनेट का आदेश है। कैबिनेट का आदेश आप खुद ही पलट रहे हैं। जो 2019 जुलाई में आपने इन अधिकारियों के पक्ष में एक निर्णय लिया, उसको आप खुद से पलट रहे हैं। महोदया, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से कहना चाहता हूं, इन जवानों के साथ, इनके अधिकारियों के साथ ये अन्याय मत कीजिए। ये देश आपको माफ नहीं करेगा। ये भारत की सुरक्षा करते हैं, सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, संसद की सुरक्षा करते हैं, एयरपोर्ट की सुरक्षा करते हैं। इन जवानों के साथ ये घोर अन्याय मत कीजिए। हालांकि आपको अन्याय करने की और अपमान करने की आदत है। स्वर्गीय बीजू पटनायक जैसे बहादुर व्यक्ति की आपने अपमान किया। आपसे बीजू पटनायक जैसे बहादुर, मैं महोदया इसी से इस विषय पर मैं खत्म कर रहा हूं। 1948 में पंजाब रेजिमेंट को युद्ध के वक्त बीजू पटनायक जी ने एक पायलट के तौर पर सीमा पे पहुंचाया था। आप उनको CIA का एजेंट कहते हैं। शर्म आती है आपके ऊपर? ये आप कर रहे हैं। आप अपमान करते हैं लगातार जिन्होंने इस देश के लिए अपना योगदान दिया। महोदया, मैं आपके माध्यम से बस खत्म कर रहा हूं, 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं। महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, देश पर ध्यान दीजिए, देश के लोगों की चिंता कीजिए। आज जब मैं आ रहा था तो यहां पे पता चला, आप तो कहते हैं ये देश नहीं झुकने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। आपके लोग पंजाब के, हरियाणा के, राजस्थान के, रूस के अंदर फंसे हुए हैं सैकड़ों दिनों से, और आज तक आप उनको ला नहीं पा रहे हैं। देश की सुरक्षा के बारे में आपको ध्यान नहीं, विदेश नीति के बारे में आपको ध्यान नहीं, आपकी विदेश नीति का कोई अता पता नहीं। बावजूद इसके आप एक बिल लेके आ रहे हैं जिससे कि अधिकारियों का हक छीनने और मारने का काम आप कर रहे हैं। मैं इस बिल के विरोध में हूं, और जो अमेंडमेंट्स हमने दिए हैं उसको सरकार स्वीकार करती है और इसको बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजती है, तो इसका पूरा अध्ययन किया जाएगा। I stand today on behalf of my party, the All India Trinamool Congress, to participate in a discussion on left-wing extremism in India. It is richly ironic when today India, along with so many parts of the other parts of the world, is reeling under the terror of the right wing, when the West Asia crisis is enveloping the whole world, when this government has neither given us any answers as to what our Honorable Prime Minister was doing in Israel 2 days before the Iran-Israel war started, nor have the people of India been given any clear roadmap as to how our energy crisis is going to unfold. When queues are forming outside petrol stations, when black marketeering of LPG cylinders is going on, when airfares have exploded because the ministry has removed the airfares cap, suddenly you're having a discussion on left-wing extremism. Why?
because this beleaguered government, and more specifically the Honorable Home Minister, wants to use this as an excuse to pat himself on the back. For the BJP MPs and their allies to stand up and say, look, how great is Mr. Amit Shah ji, sabko thok ke thanda kar diya. We are not stupid. Indians are not stupid. We can see this discussion and its timing for what it is, which is merely a diversion from what else is going on in the world and in India on the streets. Now, when we look at left-wing extremism in India, where did it start? It can be traced back to the peasant uprising in Naxalbari, in my state, in West Bengal, in the Siliguri area, 1967. It was a movement led by Charu Majumdar, Kanu Shannal, and Jongol Shantal. This gave birth to the CPI-ML, the Communist Party of India, Marxist-Leninist, in 1969, spread from West Bengal to other states, continues to this day. In 2004, the People's War and the Maoist Communist Center of India, the MCCI, merged to form the CPI Maoist Party. Now, what did Mao say? What had he said himself about guerrilla warfare? Mao had said, a guerrilla must move amongst its people in the same way that a fish swims in the sea. So what started as an agrarian uprising in a small corner of West Bengal gradually evolved into a major security threat for all of India, internal security, peaked in the late 2000s. When LWE was at its peak in 2011, approximately 180 districts, that's about 22% of the 800 districts of India, was under the grip of LWE. And there was a red corridor. This red corridor spread across central and eastern India. There was Chhattisgarh, Maharashtra, Andhra Pradesh, Telangana, Jharkhand, Orissa, Bihar, parts of Bengal. Over time, this corridor has shrunk significantly. Now it's contained to merely about 3 states, Chhattisgarh mostly, Jharkhand, parts of Maharashtra. Now this insurgency was led by guerrilla-style warfare. It was targeting police, civilian infrastructure, and civilians, led to hundreds and thousands of civilian deaths. But LWE, left-wing extremism, did not just happen overnight. It's not something that just came out of the earth. Its roots are socio-economic, its roots are political, exploitation of native lands, displacement of tribals, looting of natural resources which rightfully belong to tribals, historical neglect of poor and tribal areas by successive governments. Now, LWE cannot be viewed as just a law and order problem, and it cannot be solved as just a law and order problem. It is a far more complex problem, requires a multi-pronged approach. Henry Kissinger had famously said that the conventional army loses if it does not win, but a guerrilla wins if he does not lose. As long as he remains, he has not lost. Today, the BJP will claim they have solved the LWE issue. But it's not a Rubik's Cube that you can just line up and you can solve. It's not so easy. In truth, the LWE solution has been taken up by the governments right from early 2000s when the UPA brought in Manrega, brought in the Forest Rights Act in 2006, and this kind of legislation, for the first time, gave tribal rights over land and their forest. And integrated action plans also decentralized developments where you had district collectors and local authorities having flexibility to respond to local needs in tribal areas. So this success that the BJP government is talking about, its allies are tom-tomming, is a result of a policy. Is this a result of a policy of total elimination, where you've seen just a huge increase in the number of killings? Can that be called success? There's a 131% increase in killings between 2019 and 2025 in LWE areas, whereas there has been a 26% decrease in LWE arrests during the same period. Killings go up, arrests go down. So are you just cleaning them out, or are you getting them to surrender? There's a big difference. Between 2021 and 2024, nearly 1,300 deaths occurred due to LWE. The highest was in Chhattisgarh, over 800, followed by Jharkhand, about 300, Maharashtra, Madhya Pradesh. West Bengal, in the last 3 years, has had 0 deaths. But let's look at, apart from just killings increasing, what else has the government done for these areas? Let's look at funds. When we look at unutilized funds,
security-related expenditure and special infrastructure schemes for LW areas did not utilize 14% of its funds in 25-26. Financial year which has just ended, 14% of funds meant for this area were not utilized by this government. When we look at the security forces, this area security force deployment is at its peak outside of Jammu and Kashmir, outside of Manipur. These are the most militarized areas. There are over 1 lakh vacancies in the Central Armed Police Forces in 2025 and a 70% increase in vacancies in the year 24 to 25. Let's look at suicides. CRPF, with heavy deployment of CRPF in these areas, nearly 160 suicides in the last 3 years, increased by 22% between 2024 and 2025. Look at the next piece of data. Resignations among CRPF increased by 290% between 2020 and 2025. 3x increase in 5 years. Tribal rights. You had 121 tribals who were wrongfully held responsible for the 2017 death of 25 CRPF Jawans in Sukma. They were all acquitted. They were first tried under UAPA, jailed. They were all acquitted by the National Investigative Agency. But they spent years in jail from 2017 to now. Let's look at infrastructure in the LWA areas. What has the government done? In its report on the Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj, which is chaired by my friend Saptagiri Ulka, who was a speaker before me, we are looking at road connectivity. Now, under PMGSY, there's another vector, which is a road connectivity project for LWA areas. Now, this was launched in 2016. The deadline for the completion of this was 2020. They had to extend it to 2025. 12,000 kilometers of roads were sanctioned. Till now, only 9,500 has been completed. 2,700 kilometers is lying untouched, funds still there. Education in these areas. You have the Ekalavya model residential schools. 31% of these schools in the LWA areas are non-functional. 69% of total sanctioned and non-teaching posts are vacant. There are no teachers. 70% of things are vacant. How are the children of these Adivasis in these areas going to get an education? Let's look at our state of West Bengal as a direct contrast. In the first 6 years of the Mamata Banerjee government, that's 2011 to 17, 328 LWE extremists had surrendered, 225 had been rehabilitated. There has not been one LWE incident in the last 3 years in Bengal, in Jhargram, in Bankura, in Purulia, in West Medinipur. And what is most important is the people in those areas have been integrated into a civilian development model of welfare distribution. So we are not using military camps to give them welfare like they're having to do in Chhattisgarh. The normal Duare Sarkar camps, the normal welfare reaches these people as it does someone in Calcutta or someone in Nadia or Murshidabad. Even today, while the Home Ministry is patting itself on its back, Bastar and Chhattisgarh, where the BJP returned to power in 2023, is one of the most militarized areas in India outside of Jammu and Kashmir and Manipur. Official data placed by the Ministry of Home Affairs indicates that as of 13 December 2025, the number of fortified police stations in Naxal-affected areas has increased from 66 in 2014 to 586. Look at the increase. Despite the government's repeated claims that Maoist influence has significantly declined and normalcy is returning to Bastar, there is no corresponding indication of demilitarization or phased withdrawal of troops. If something is returning to normal, if you have done away with LWE, then why are your troops still there? Why is the area so still heavily militarized? This is the first question. A particularly concerning development is, in this regard, in Chhattisgarh, is this Niyad Nellanar scheme, which has been introduced in 2024 by the BJP government in Chhattisgarh. Now, what the government is saying is it's a welfare scheme for Adivasis in remote areas. They've got 160 Anganwadi centers functioning under it. In practice, however, what is happening is essential services such as public services, ration, healthcare, education are all being done in proximity to militarized camps. This is raising very serious concerns because welfare delivery has to be civilian.
has to be rights-based. Now it's being mediated through militarized spheres. Access to entitlement is done only if you go into a camp, a barbed wire camp, give your identity document, talk to 5 military personnel. Only then can you get your just dues. This for democracy is a death knell. So this is transforming welfare from a matter of right to a matter of controlled access. And there are persistent allegations coming in from Chhattisgarh, from affected communities, that many of these camps and associated infrastructures have been constructed in complete violation of the statutes of the Panchayat Scheduled Areas Act, PESA, and under the Forest Rights Act, without any due process, without consulting any Gram Sabhas. Now, what we've seen in the LW areas under this government in the past 3 years is not a transition from conflict to civilian normalcy. Kindly conclude. No, I've got 3 minutes more, sir. No. But entrenchment of a security-led governance model. Now, I've got a few primary questions that I would like to ask the Ministry of Home Affairs. Please let me finish. If the government's position is that normalcy is returning in Bastar and other LWE regions, what is the rationale for maintaining such intense defense security infrastructure? 2, will the government table district-wise details of all security camps established in LWE and whether these are in violation of the lands and rights of the tribals in the area? And what is the accountability most important for fake encounters and extrajudicial killings? Steep rise in killing, 78% increase in reported encounters in Bastar, contrasted with 1,000% increase in the number of persons killed. This is a serious and avoidable question. Are you doing away with people where you could have mediation and... Sir, 1 minute. Please let me finish, sir. It's an important discussion. We've asked for it. The House is empty, sir. Please, 4 hours has been given. Now, these developments... My time, sir. Please, I'm the only speaker. The developments must be... I have already given 13 minutes. Okay, 1 minute, sir. No. The developments must be examined in the context of the surrender and rehabilitation policy. Because what you're doing is you're turning entire Adivasi areas into surveillance states. You've got drones on top of them. They are having to homes. Residents are photographed. Village level data is taken. So are you just making entire populations, terrorist populations? There's one last question, sir, that I have to bring up, which is the DRG. This is very important. The DRG, the District Reserve Guard, was an auxiliary force consisting of surrendered Maoists. The government is today saying they are the backbone of the success story, but serious charges. These are all highly armed extremists who have surrendered. Thank you. How can you use them today, sir? This is against the Salbak Judo. Sri Jiaur Rahman ji. Got the last line, sir. Let me finish the last line. To really remove Just finish last line. Yes, sir. To really remove the threat of LWE, we need to win trust. It's not about winning terrain. People need to give up fear. They don't just need to give up guns. Okay. So this is important. Thank Please you. do not pat yourself on the back till this is done. Thank you. Thank you.